नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी स्नेह आपका मिल रहा है और इतनी आशा मुझे थी नहीं, इतना स्नेह आपका मिलेगा। शुरू करते हैं फिर। फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है और हम पढ़ भी रहे हैं इसे। एक वीडियो हमारे से पहले कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं, आज हम जो उनमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे समानता का अधिकार। इससे पहले मैंने आपको बताया था और आप भी जानते ही हैं कि हमें भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन्हीं में से जो सबसे पहला मौलिक अधिकार आता है वो आता है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण आज का लेक्चर रहेगा। प्रश्न बनने की यहाँ से उम्मीद बनी रहती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रटने से समझ में नहीं आएगा। इसे आपको सिर्फ समझना ही होगा, तभी समझ में आएगा। रटने से कभी ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, जैसा आपको पता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? वह कहता है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है, देखो ये जो आर्टिकल 14 है ये प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है। यहां नागरिक से मतलब नहीं है। वो व्यक्ति चाहे विदेश का हो, उसे भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है, उसे समान समझा गया है। तो ये जो आर्टिकल 14 है ये व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए नहीं है, व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश का हो। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 कहता है, देखो एक इंग्लैंड में एक विधि शास्त्री थे प्रोफेसर डाइसी, तो उनके विधि शास्त्र से संबंधित जो क्लियरिटी है वो यह कही गई है कि जो व्यक्ति हैं उन्हें कानून के सामने, न्यायालय के सामने समान समझा जाएगा, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। तो क्या ऐसा व्यवहारिक रूप से हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समाज में कुछ लोग अच्छी स्थिति में हैं, कुछ की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं है, कोई शारीरिक रूप से भी इतने अच्छे नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल ही लूं कि अगर एक बच्चा जो 10 साल का है और एक बच्चा जो 2 साल का है, तो उनकी माता उनके साथ समान व्यवहार कर सकती है? नहीं ना। तो बात दोनों की एक ही है, समक्ष समानता, समान संरक्षण, दोनों का जो मतलब है समान न्याय से ही है। लेकिन साथ में क्लासिफिकेशन की बात भी कही गई है, वर्गीकरण की बात कही गई है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के सामने समान होगा। लेकिन ये क्या व्यवहारिक रूप से सही है? तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक बताई गई है। कैसी बताई गई है? नकारात्मक। और ये नकारात्मक जो प्रवृत्ति है ये किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। कौन से देश से? ब्रिटेन से ली गई है। ये ब्रिटेन से ली गई है। वहीं विधियों का समान संरक्षण, ये विधियों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूएसए से, और इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। मतलब कहने का ये है, ये कहता है कि जो समान परिस्थिति वाले लोग हैं, समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति हैं, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर समाज में समान रूप से कोई एक जैसे लोग, उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, तो उन्हें समान रूप से उनके लिए कानून होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है, कोई तो टैक्स ज्यादा देता है, कोई टैक्स कम देता है। तो समाज में इक्वलिटी की बात, ये थोड़ा डिफरेंटेड वर्ड है, आप इन्हें समझने की कोशिश करिएगा।
समाज में जो इक्वलिटी की बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो कानून है, जो विधि है, उनका समान संरक्षण समान व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। यानी कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। दोनों की बात एक ही है, समक्ष समानता और समान संरक्षण। सेम मतलब है कि समान जो न्याय है वो समान होना चाहिए। अभी आपको पता होगा जब 2019 में सीएए जो नागरिक संशोधन बिल है वो पेश किया जा रहा था संसद में, तो विपक्ष ने इसी आर्टिकल को लेकर 14 आर्टिकल को लेकर काफी हंगामा किया कि ये एक तरफ तो बात करते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून बराबर है और एक तरफ ये सिर्फ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज के लिए संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि अगर इक्वलिटी बात सही है, अगर समानता नहीं आती है कानून के तहत तो यह अधिकार संसद को भी नहीं है, लेकिन हमने समाज को हमने समान मानने की कोशिश की है। मतलब जो 6 धर्मों के लोग हैं, ऐसा नहीं किसी एक धर्म के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए उन्होंने जो है इस सीए में बात की गई हो। उन्होंने कहा कि जो सीए है किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, इसमें 6 धर्म के लोगों को जो वहां की माइनॉरिटी है उन्हें हम यहां पर संरक्षण दे रहे हैं। हम यहां पर कानून को उनके लिए कानून के द्वारा बराबर संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आखिरकार वो सीए पास भी हो जाता है। तो आर्टिकल 14 को लेकर विपक्ष ने इसलिए हंगामा किया था कि ये व्यक्तियों को जब समान समझता है, कोई भेद की बात नहीं करता है, आर्टिकल 15 20 से आगे जो है कि कोई भेदभाव की बात नहीं करता, तो फिर इन 6 समुदायों को ही क्यों यहां पर संरक्षण देने की बात की गई है। तो उसका सीधा सीधा जवाब यही था कि हम एक समुदाय की बात नहीं कर रहे, हम कई समुदायों की बात कर रहे हैं और हम उन्हें इक्वलिटी में लाना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब समान न्याय सबको मिलेगा, अगर छोटी सी बात में आपको समझाया जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 के भी क्लोज हैं, जिसमें कि पहला क्लोज, सेकंड क्लोज, थर्ड क्लोज, फोर्थ क्लोज और 5 क्लोज, इनके बारे में हम समझेंगे, प्रश्न यहां से बनते हैं। अनुच्छेद 15 का क्लोज फर्स्ट, पहले तो आप ये समझ लो जो आर्टिकल 15 है वो नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 14 व्यक्तियों के लिए है और आर्टिकल 15 नागरिकों के लिए है। तो आर्टिकल 15 का क्लोज फर्स्ट बोलता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये राज्य के विरुद्ध है, मतलब धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, मूलवंश, मतलब जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये राज्य के विरुद्ध है। सीधे सीधे इसमें लिखा गया आर्टिकल 15 के क्लोज फर्स्ट में। और सेकंड क्लोज कहता, देखो ये तो लिखा गया कि इन 5 आधार कितने हैं, ये 5 आधार है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने आधारों की बात की गई है। आर्टिकल 15 में 5 आधारों की बात की गई है और ये 5 आधार हैं। 5 आधारों के आधार पर भेद नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई आधार जैसे भाषा का हुआ या निवास स्थान का हुआ, उसके आधार पर भेद कर सकता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 15 का सेकंड क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो 5 आधार है इनके आधार पर राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी, किसी भी नागरिक के साथ, राज्य कोई व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। मतलब सार्वजनिक होटल, जैसे कि होटल, कुओं, तालाबों, सड़कों, मतलब और इनके अलावा जो भी सार्वजनिक हैं
उन पर जाने से नहीं रोकेगा, इन 5 आधारों के आधार पर। ये आर्टिकल 15 का 2 क्लोज है। आर्टिकल 15 का जो 3rd क्लोज है वो कहता है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। आपको पता ही है, जो स्त्री हैं उनके लिए भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में अलग व्यवस्था दी गई है, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों को कमजोर समझा जाता है। वहीं अगर बात करें, जैसे कि मैटरनिटी रिलीफ मिलती है महिलाओं के लिए लगभग 6 मंथ की, और वहीं अगर बच्चों को, अगर आपने देखा होगा जो 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसे अलग न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है और उसे सजा का प्रावधान भी अलग किया गया है। तो इन्हें विशेष छूट दी गई है स्त्री और बच्चों को आर्टिकल 15 3rd के अनुसार। और आर्टिकल 15 का 4th क्या कहता है? राज्य SC ST एवं शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर, मतलब राज्य SC ST और जो शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। मतलब उनके लिए जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ये मतलब देश की हैं, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। किसमें कर सकता है? आर्टिकल 15 का 4th। और थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है आर्टिकल 15 का 5। वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य SC ST एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए उपबंध कर सकता है। जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें उनके प्रवेश की बात करता है आर्टिकल 15 का 5। और ये डिक्लेयर हुआ था 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। तो आर्टिकल 15 आपने समझा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की, काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता आर्टिकल 16 कहता है। इसके भी क्लोज हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th। इन्हें हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 16 के क्लोज 1st के अनुसार राज्य सभी को समान अवसर देगा, सभी को समान अवसर। आर्टिकल 16 का क्लोज 2nd के अनुसार राज्य धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर भेद नहीं करेगा। जो आर्टिकल 16 है ये आर्टिकल 15 से थोड़ा व्यापक है, क्योंकि देखो यहां पर दो जो कंडीशन है वो ज्यादा हैं। जहां आर्टिकल 15 में सिर्फ 5 आधार हैं, वहीं आर्टिकल 16 में कितने आधार हैं? 7 आधार हैं। इन आधारों पर भेद नहीं करेगा राज्य। और आर्टिकल 16 का 3rd कहता है कि संसद राज्य के लिए विशेष निवास की शर्त संसद को अधिकार है वो किसी राज्य के लिए ऐसा कानून बनाए कि उसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग नौकरी कर सकते हैं जो उस राज्य के मूल निवासी हैं। ऐसा अधिकार बनाने का किसे है? अधिकार संसद को। और आर्टिकल
16 का 14 बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अनुसार ही पिछड़े वर्गों को, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण आरक्षण आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें राज्य आरक्षण की बात कर सकता है और इसमें जाति के आधार पर भी विभेद कर सकता है। आर्टिकल 16 के अनुसार ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये था आर्टिकल 16। यहां तक समझ में आया होगा आपके आर्टिकल 16 तक। आर्टिकल 16 का जो क्लोज 1 है वो कहता है कि सभी को समान अवसर होंगे। सेकंड कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या उद्भव एवं निवास के आधार पर भेद नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 3 बोलता है, 16 का थर्ड बोलता है कि संसद इसके लिए कानून बना सकती है किसी भी राज्य के लिए कि निवास की शर्त अधिरोपित कर सकती है कि ये इसी राज्य का निवासी होंगे, तभी वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है वह बात करता है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की, और राज्य इसमें जाति के आधार पर भेद कर सकता है। तो आरक्षण की अगर बात की गई है तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अनुसार की गई है। और यहीं पर अगर मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 के 4 में भी क्लॉज फर्स्ट और सेकंड कहा गया, इसमें आर्टिकल 16 के 4 के क्लॉज फर्स्ट में कि राज्य पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं होने पर प्रोन्नति, मतलब प्रोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। क्लोज फर्स्ट आर्टिकल 16 का 4 का क्लोज फर्स्ट प्रोन्नति में आरक्षण, और आर्टिकल 16 का क्लोज 4 का सेकंड बोलता है कि राज्य बैकलॉग भर्तियों को पूरा करने के लिए 50% आरक्षण की बात कर सकती है। लेकिन अभी आपको पता है कि कुछ सरकारें जो समय समय पर आरक्षण की बात करती रही हैं, अपनी राजनीतिक जो उनकी एक प्रतिस्पर्धा है उसके चलते वो आरक्षण की बात करती हैं कि आरक्षण देने से उन्हें लगता है कि शायद उनका वोट बैंक भी बढ़ जाता है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि जो अभी इकोनॉमिक, जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बढ़ाया गया है, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर वर्तमान में है। तो ये जो सिस्टम है, एक तरफ तो कहता है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहता है एक तरफ कि किसी भी कंडीशन में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना, और एक तरफ हमारी सरकारें आरक्षण 50% से ज्यादा देती हैं, जिसके चलते अभी हमारे देश में जो आरक्षण दिया जाता है वो 59.5% दिया जा रहा है टोटल। 50% से ज्यादा है सभी के लिए, उसमें SC ST OBC और इकोनॉमिक, और जो इकोनॉमिक आधार है, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात 10% की बात कही गई है। उसमें भी उन्होंने क्रीमी लेयर एक सिस्टम रखा हुआ है, क्रीमी लेयर की 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप उसके अंतर्गत आएंगे और आपको आरक्षण मिलेगा, और 8 लाख से यदि आप ज्यादा हैं तो आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आरक्षण की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 16 में कही गई है। यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत, मतलब कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। और जो अनुच्छेद 17 है ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये नागरिकों के विरुद्ध भी है, ये प्राइवेट जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 35 में इससे संबंधित, अस्पृश्यता से संबंधित संसद को विधि बनाने का अधिकार है। संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया है। किससे संबंधित? अस्पृश्यता से संबंधित संसद विधि बना सकती है आर्टिकल 35 के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो लास्ट समानता के अधिकार में आता है, आर्टिकल 18।
वो क्या है? वो कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। मतलब कहने का यह है, राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या कहा गया है 18 के क्लोज फर्स्ट में, कि जो राज्य है वो सेना या विद्या संबंधी उपाधि, विद्या संबंधी उपाधियों के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 18 के 2 में क्या कहा गया है? इसमें जो बताया गया है कि कोई भारतीय नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, विदेश से विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो ये था समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक था। इसमें हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 15 के क्लोज जो 5 क्लोज थे वो हमने पढ़े, आर्टिकल 16 हमने पढ़ा जिसके हमने क्लोज 4 क्लोज भी पढ़े, आर्टिकल 17 पढ़ा, आर्टिकल 18 पढ़ा। तो यही है राइट टू इक्वलिटी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।